अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी हिंद यवतमाल ब्रांच के ज़ेर एहतमाम आज इस अज़ीम शान जलसे के सदर मोहतरम जनाब फलाही साहब, औरंगाबाद से आए हुए मुस्तफ़ा साहब और यहाँ पर मौजूद सभी उल्मा हज़रात, बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और माँ और बहनों, बहुत ज़माने के बाद किसी जमात इस्लामी के कार्यक्रम में आने का मुझे मौका मिला। पुसद के जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि जमात से मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं हालांकि पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन अरबी और उर्दू की तालीम मरहूम मिर्ज़ा हिमायतुल्लाह बेग साहब ने मुझे शमसुल उलूम में दी। यहाँ पे बैठे अलियार भाई और हकीम भाई अच्छे से जानते हैं। मैंने बहुत बचपन से, जब से होश संभाला, जब से जमात इस्लामी का काम बहुत ही करीबी देखा है और आज 75 साल हो रहे हैं, करीब करीब 75 साल से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये तंजीम मुबारकबाद के हकदार है कि इन्होंने जोड़ने का काम किया है। कुछ तंजीमें ऐसी भी है हमारे मुल्क में जो नफ़रत बांटने का काम कर रही है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि जमात इस्लामी लोगों में मोहब्बत बांटने का और एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ। आज मुझसे पहले बहुत अच्छी तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब और बाकी लोगों ने बताया कि किस तरह का मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है। और एक बात और बताई गई कि हम इस माहौल पे, हालात हाजरा पे हम नज़र नहीं रखते। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम पिछले 8-10 साल से अगर हालात हाजरा पे अगर नज़र रखें तो आपके समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में लेकर जाया जा रहा है। मैं सियासी हूँ, इसलिए मैं बड़े करीब तरीके से, करीब नज़र से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो तो अल्लाह ही जाने, लेकिन इनके जो प्लानिंग है इसके ऊपर हम सब की नज़र रखने की बेहद ज़रूरत है। बताया गया अमेंडमेंट करने की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरह से हमारी जमहूरियत का मजाक बनाने का काम कुछ तंजीमें कर रही है। ये क्यों हो रहा है और क्या वजह है? बिल्कुल सही कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, फारूक साहब ने, कि मुस्लिम मुक्त का कुछ नारा ऐसा सुनने में, मैं तो सुना नहीं, कांग्रेस मुक्त का भी सुनने में आया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये मुल्क में, मुल्क का जब भी लड़ाई आज़ादी की लड़ी गई, कई हज़ारों लाखों उलमा हजरात ने भी अपनी कुर्बानी दे के इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। और ये लोग चाह रहे हैं कि एक तबके को अलग कर दिया जाए। ये मैं नहीं समझता कि मुमकिन होने वाला है। वो अल्लाह ऐसे, वो है ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो इनके प्लानिंग और है, अल्लाह हमारे लिए कुछ और करेगा, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। आज कुछ बातें ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि क्या है, हालात हाजरा पे हम नज़र नहीं रखते। अभी बहुत अच्छी बात बताई किसी ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। अब वजह जानते हैं कब से शुरू हुई और क्यों बंद करी गई? पता है कब शुरू हुई थी? कोई कौन से साल में शुरू हुई थी? 2009 में ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू की गई थी। बहुत कम उसमें पैसे दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाए गए। इसका मकसद ये था कि जब सच्चर कमेटी ने अपना अहवाल दिया था, आपको पता है बाकी चीजें तो सब सामने आती है, लेकिन एक चीज और सामने आई थी जिसे हम बाल मजदूर कहते हैं, चाइल्ड लेबर। सबसे ज्यादा अगर कोई कौम में था तो मुसलमानों में था। जब उसके पीछे वजूहात जानी गई कि क्या वजह से चाइल्ड लेबर या बाल मजदूर इतना बढ़ रहा है,
तो ये पाया गया कि गुर्बत के वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते और कहीं ना कहीं उनके माँ बाप भी परेशान हो जाते और बच्चों को काम में लगा देते हैं। तो ये चाइल्ड लेबर दूर किया जाए, बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस बढ़े, उनका मेरिट बढ़े, इसको मद्देनजर रखते हुए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का देने का फैसला लिया गया था। आपने सही कहा कि ये भी प्लानिंग है कि कौम के बच्चों को स्कूल एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन महरूम रखा जाए, ये सारे इनके प्लानिंग है, इसलिए स्कॉलरशिप बंद की गई। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी नागपुर में अधिवेशन हुआ था और ये मुद्दा, एक कॉलिंग अटेंशन जिसको हम मराठी में लक्षवेदी कहते हैं, मेरा लक्षवेदी लगा था। और वो लक्षवेदी पे जब मैंने सवाल किया शिक्षण मंत्री को, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नहीं देती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने निधि से देंगे, ऐसा उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिटमेंट किया है। अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, उनको हम पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि वो स्कॉलरशिप को लिया जाए, क्योंकि वो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड है जिसको मराठी में हम प्रोत्साहन भत्ता कहते हैं। उसका मतलब होता है कि बच्चों को अटेंडेंस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड से रिलेटेड मैं कुछ सब उलमा हजरात और बहुत ही जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं, तो कुछ बातें वक्फ बोर्ड की भी, मेरे को चेयरमैन बन के करीब करीब 1 साल हुआ है। मुस्तफ़ा साहब जानते हैं, औरंगाबाद में रहते हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें सामने आई जो हमने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। जब आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की महाराष्ट्र में कितनी प्रॉपर्टी है, किसी के पास कोई फिगर? 97,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के इंस्टीट्यूशन के पास है। और बदकिस्मती ऐसी है कि इसमें से 35 से 40% प्रॉपर्टी के ऊपर गैर जरूरी कब्जा है, और उसमें भी बदकिस्मती ऐसी है 70 से 80% कब्जे करने वाले हमारे कौम से हैं। अब मुझे बताइए क्या कैसा किया जाए? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भर में हमने औरंगाबाद से जो आते हैं उनको पता है कि हमने करीब करीब 24 FIR किए हैं, जिसने भी गैर ज़रूरी कब्जा किया है, चाहे उसमें सरकारी कोई कर्मचारी हो, तहसीलदार, एडिशनल कलेक्टर लेवल के लोगों पर भी हमने FIR करने का काम किया है, और अब वो जगह को वापस लेने का काम हम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी दुश्वारी थी मुफ्ती साहब, 264 लोगों की जगह थी वक्फ बोर्ड में और काम करने वाले 23 लोग थे, और 23 में से भी 6 लोग ऐसे थे जो क्लास 4 के थे, चपरासी या प्यून बोल के काम करने वाले थे। 97,000 एकड़ जमीन को संभालने वाले सिर्फ 16-17 लोग, बाकी के चपरासी थे। तो जब हमारा बोर्ड गठन आया, सब मैं चेयरमैन बना, और बड़े जिम्मेदारान हजरात इस बोर्ड के मेंबर है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLA है, इस्लामिक स्कॉलर है, मुतवल्ली कोटे से है, और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमने ये तय किया कि अगर हमको रेवेन्यू बढ़ाना है तो हमको कर्मचारियों की भर्ती करना पड़ेगा। और आपको बताना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड ऐसा है, अकेला बोर्ड ऐसा है मुस्तफ़ा साहब, महाराष्ट्र में करीब करीब 64 बोर्ड है अलग अलग कम्युनिटी के लिए काम करने वाले, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है। और एक और खास बताना चाहता हूं आपको बात, कि इसको गवर्नमेंट के तरफ से कोई अनुदान नहीं आता है सैलरी के लिए। ये अकेला ऐसा बोर्ड है जिसको अपने सोर्सेस से, अपने आमदनी से अपने कर्मचारियों की पेमेंट करना पड़ता। तो हमने पहले पेमेंट बढ़ाने का, रेवेन्यू बढ़ाने का निर्णय लिया, और अल्लाह का करम है कि 170 लोगों की भरने की परमिशन हमको भी स्टेट गवर्नमेंट में दे दी है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 3 महीने में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस आ जाएगा। ये भी इंशाअल्लाह मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी 10 दिन के अंदर अब होता ये था कि यवतमाल से या गोंदिया से नागपुर, औरंगाबाद जाने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था, 400-500 किलोमीटर का सफर था। लेकिन
अब हमने वो प्रोसेस को भी बदल दिया। अब रीजनल ऑफिस हम अमरावती में भी चालू करने जा रहे हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको जाना पड़ता था कि वहाँ जाके कागजात सबमिट करो, वहाँ जाके भी काम नहीं होते थे, लेकिन अब ये तय किया गया कि सारी सिस्टम इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15 दिन के अंदर सारी सिस्टम ऑनलाइन हो जाएंगी। यानी आप घर में बैठ के अब रजिस्ट्रेशन हो, मस्जिद का, कब्रस्तान का, दरगाह का, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, ये ऑनलाइन करने का काम हम करने वाले हैं। एक छोटी सी मिसाल, यानी आपको अंदाज लग जाएगा कि किस तरह से काम करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है, औरंगाबाद कोर्ट में चल रहा है। एक ट्रस्ट था पूना का, और उस पूना के ट्रस्ट के कुछ NHI के वक्फ बोर्ड में रजिस्टर था वो, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से उनको कॉम्पेंसेशन आया, कुछ 13-14 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन मिला। पिछले साल की बात है, मुझे चेयरमैन बन के जस्ट 15 दिन या महीना भर हुआ था। तो जब वो आया तो उन्होंने, ट्रस्टीज़ ने वक्फ बोर्ड की जाली NOC बना दी और लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी का वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, और वो अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का काम कर दिया। जैसे ही हमारे को पता चला, हमने सारी सिस्टम, हमारे रीजनल वक्फ ऑफिसर, CO साहब, वो तुरंत पूना पहुँचे, उन्होंने FIR करवाई, और अल्लाह के करम से पैसे भी पूरे वापस करवा दिए। लेकिन अब आगे बात सुनिए, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो उसमें यह पता चला कि उसको जब अरेस्ट किया गया ट्रस्टी को कि भाई आपको NOC किसने बना के दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि बहुत ज़माने पहले, बोले 11-12 में एक पैनल पे कोई वकील था, वो वकील ने, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो उन्होंने बना के दिया बोले। जब वो वकील को पकड़ा गया, अब आगे बात सुनिए आप मुस्तफ़ा साहब, जो वकील को अरेस्ट किया गया, उनका PCR निकाला गया, तो ये मालूम हुआ कि उनकी वकालत की डिग्री भी बोगस थी। तो इस तरह का बिगाड़ आया हुआ है, उसको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड का काम ऐसा है जो अल्लाह ने मेरे कांधे पे जिम्मेदारी दी है, अगर मैं ईमानदारी से कर पाया तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों इससे हो सकती है। और आपको ये वादा करता हूँ इन उलमा हजरात के सामने कि वक्फ बोर्ड का काम सियासी एतबार से नहीं, इंशाअल्लाह शरीय उसूलों के साबित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा भी वक्त हो गया, शायद ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक गुजारिश करता हूँ कि हालात सोचने जैसे है, हमको बहुत होशियार रह के काम करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें बताई गई, मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, आपने बताया शायद, कि बहुत से नौजवान बच्चे में बिगाड़ आ गया है और सिगरेट गुटखा इसके तरफ कर रहे हैं। मैं एक गुजारिश करूँगा कि अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे आया था कि स्मोकर के ऊपर सर्वे आया था, तो जो नौजवान बच्चे 15 से 20 साल के बच्चे, उनके ऊपर सर्वे किया गया। तो ये उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे घर में कौन सिगरेट पीता है, तो बोले किसी ने बताया मेरा बड़ा भाई पीता, किसी ने बताया मेरे चचा पीते, किसी ने बताया मेरे वालिद पीते। तो 62% जो 15 से 20 साल के बच्चे थे, उनके घर में कोई ना कोई स्मोकिंग करता था। तो मेरी गुजारिश है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम अपने बच्चों के सामने गुटखा ना खाए, सिगरेट ना पिए, वही बच्चे आगे बढ़ाते रहते हैं। ये चीज़ का हमको ख़ास तौर पे अमल करने की ज़रूरत है। मैं जमात इस्लामी के सभी ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा जलसा सजाया गया, और हालात हाजरा पे नज़र रखने की बेहद ज़रूरत है। अगर हम गाफिल रहे तो ये तो यही चाहते हैं कि हम लोग अलग एक सेकेंडरी सिटीजन बोल के हो जाए, कुछ लोगों की ये प्लानिंग है, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं, आगे इसमें से भी हल निकल जाएगा। एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे अखलाक ऐसे होने चाहिए कि लोगों को मुतासिर कर सके। किसी शायर ने कहा है कि ना तहरीर से मुमकिन ना तकरीर से मुमकिन जो काम जो इंसान का किरदार करे है। बस इतना ही कहता हूँ। फिर से एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे भी हक़ में दुआ कीजिए कि वक्फ बोर्ड का काम ईमानदारी से और अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से हम कर पाए, ऐसी सलाहियत अल्लाह हमें दे। बस इतना ही कह के बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।